कहानी की शुरुआत होती है एबा और मिच नाम के एक कपल से, जो कि एक डिनर डेट पर आए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और डांस कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तास्मानिया के पास समुद्र के बीच एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, जो कि एक गलत मोड़ ले लेता है। इसका सीधा असर तास्मानिया के लोगों पर पड़ता है और पलक झपकते ही 5 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्लेन के अंदर एबा को देखते हैं। वो न्यूज देख रही होती है जहां बताया जा रहा था कि इस दुर्घटना की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा हुई थी, जिसने तास्मानिया के हर एक इंसान और जानवर के ब्रेन को डैमेज कर दिया था। उनकी जिंदगी एक ही पल में खत्म हो गई, वो भी बिना किसी वार्निंग के। न्यूज में एक मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि तास्मानिया में जितने भी लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडीज को जमा करके उन्हें एक साथ दफना देना। मिलिट्री को इसके लिए वॉलंटियर की जरूरत है। ये सुनते ही एबा परेशान हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि मिच ब्लास्ट से पहले तास्मानिया एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। प्लेन में एबा के बगल में एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी। वो कहती है कि न्यूज के मुताबिक ज्यादातर लोग बिना किसी दर्द के चले गए, लेकिन कुछ लोगों के बारे में यह अफवाह है कि वो कुछ देर बाद होश में आ गए थे। वो बताती है कि शायद उसका पोता भी उनमें से ही एक हो और वो वापस आ गया हो। खैर, अब जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो हमें पूरा एयरपोर्ट मिलिट्री से भरा हुआ दिखता है। यहाँ सोल्जर्स आगे जाने से पहले सभी वॉलंटियर्स के फोन जमा कर रहे थे। इसके बाद अंदर जाकर इन सभी वॉलंटियर्स की आईडी चेक होती है। जब एबा हेल्प डेस्क पर पहुंचती है, वो कहती है कि वो लाशें ढूंढने वाले एक यूनिट को ज्वाइन करना चाहती है और उसको तास्मानिया के साउदर्न टाउन वुड ब्रिज जाना है। लेकिन हेल्प डेस्क पर बैठी सोल्जर उसको समझाती है कि अभी हॉवर्ड सिटी के आगे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। पूरा शहर अभी बुरी तरीके से आग में जल रहा है, इसीलिए वहां पर जाना किसी के भी लिए सेफ नहीं है। सोल्जर ईबा से कहती है कि फिलहाल वो यूनिट के साथ रहकर उनकी मदद करे और शायद कुछ दिन बाद उसे वहां पर जाने का मौका मिल भी जाएगा। वो ईबा से पूछती है कि क्या तुम्हारा वहां पर कोई करीबी था। तब एबा बताती है कि उसका पति मिच वहां पर फंस गया था। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि एबा प्रोफेशन से एक फिजिकल थेरेपिस्ट है। खैर, अब इसके बाद एक ऑफिसर आता है और अनाउंस करता है कि जो अफवाहें फैल रही हैं कि मुर्दे लोगों में से कुछ लोग दोबारा से जिंदा हो रहे हैं, वो झूठ नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। फिर एक दूसरी ऑफिसर कहती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग वापस जाग रहे हैं उनके मूवमेंट काफी स्लो हैं। अगर कोई वॉलंटियर को ऐसा कोई मिलता है तो वहाँ पर सोल्जर्स आकर उन्हें संभाल लेंगे। यहाँ पर एबा का सीधा सीधा मतलब इस वॉलंटियर ग्रुप को ज्वाइन करने का यही था कि वो किसी भी तरीके से वुड ब्रिज तक जाकर मिच तक पहुँच सके। कुछ देर बाद एबा को दूसरे वॉलंटियर के साथ एक बस में भेज दिया जाता है। एक वॉलंटियर सोल्जर से पूछता है कि लगभग कितने लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे। तब सोल्जर बताता है कि मिलिट्री ने सब कुछ कंट्रोल में रखा है, बेवजह डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तब वॉलंटियर को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ये सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ एबा को एक घर के गार्डन में 3 बॉडीज दिखाई देती हैं। उन 3 में से एक छोटी बच्ची भी होती है। एबा और उसकी पार्टनर लाशों को अच्छे से रोड पर लेकर जाते हैं, जहां दूसरी टीम उन्हें पिक करेगी। एबा के साथ जो उसकी पार्टनर काम कर रही थी, वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसे ये सब देखकर अपनी बेटियों की याद आ गई। सिर्फ ईबा की पार्टनर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स थे, ये सब देखकर उनके हालत काफी ज्यादा खराब हो रहे थे। औरत और ब्लास्ट को कई दिन हो गए थे, जिस वजह से लाशें सड़ने लगी थी और उनमें से बदबू भी आ रही थी। अब तभी हमें यहाँ किले नाम का एक वॉलंटियर दिखाई देता है, जो कि बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ही देर में एबा और किले को एक ही टीम में डाल दिया जाता है। दोनों अब साथ साथ काम करने लगते हैं। एक घर में उन्हें एक मोटी औरत की लाश मिलती है, जिसे बाहर निकालने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसी बीच वहाँ पर एबा की नजर दीवार पर लगी शादी की फोटो पर पड़ती है। फोटो में वो औरत खुशी से अपने पति के साथ मुस्कुरा रही होती है। उस फोटो को देखकर एबा को अपने शादी के दिन याद आ जाते हैं। खैर, अब आधा दिन काम करने के बाद सभी वॉलंटियर्स को लंच ब्रेक के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एबा की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो प्लेन में उसके बगल में बैठी हुई थी। पता चलता है कि उसको अपने पोते की लाश मिल गई है। दुख की बात तो ये होती है कि वो बूढ़ी औरत अभी भी उम्मीद पकड़ी हुई थी कि शायद उसका पोता उठकर खड़ा हो जाएगा। लंच के बाद सभी लोग फिर से ड्यूटी पर लौट जाते हैं। यहाँ पर एबा और किले बात करते हुए एक दुकान में जाते हैं। किले उससे पूछता है, फिजिकल थेरेपिस्ट का मतलब मसाज देना होता है ना। तब एबा उसे समझाती है, फिजिकल थेरेपी एक मेडिकल प्रोफेशन है, मसाज देना तो सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है।
खैर यहाँ दुकान के अंदर एबा को एक बेबी का झूला दिखाई देता है, जिसे देखकर एबा को अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एबा हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन कभी भी उसे बच्चा नहीं हो पाया। खैर अब तभी अचानक से रोड के दूसरी साइड से फ्लेयर चलने का सिग्नल दिखाई देता है। वॉलंटियर्स फ्लेयर तभी चलाते हैं जब उन्हें कोई ज़ॉम्बी दिखाई देता है। फ्लेयर चलते ही कुछ सेकंड्स बाद गोली चलने की आवाज गूंजती है। इसके तुरंत बाद एबा और किले जब घर के गैरेज को चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वह कोने में खड़ा होता है। ये दोनों प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एक फ्लेयर का सिग्नल देते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर सोल्जर्स पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं। शाम होते होते जितनी भी बॉडीज कलेक्ट होती हैं, उन सभी को अच्छी तरह रीति रिवाज के साथ एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। दूर से एबा और किले भी ये सब देख रहे होते हैं। रात को जब एबा अपने होटल रूम में होती है तब वो अपना मैप निकालकर मिच की आखिरी लोकेशन ट्रैक करने लगती है। उसे पता चलता है कि मिच की आखिरी लोकेशन इज़नो रिजॉर्ट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि ऑफिशियल यूनिट के साथ रहकर वुड ब्रिज या रिजॉर्ट तक पहुंचने में काफी सारे दिन लग जाएंगे और अब एबा से और ज्यादा इंतजार तो नहीं होगा। अब एबा ये फैसला करती है कि वो बिना किसी को बताए अकेले ही वहां तक जाएगी। चुपचाप वो अपना बैग पैक करके होटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचती है तो एक सोल्जर उसको देख लेती है। सोल्जर उससे कहती है कि किसी भी वॉलंटियर को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अंदर चली जाए। अब ना चाहते हुए भी एबा को उसकी बात माननी पड़ी। एबा जब पास ही के एक हॉल में पहुंची तो वहां पर सभी वॉलंटियर्स दारू पीकर मजे कर रहे थे। एबा यहाँ पर किले को देखकर किले के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। किले यहाँ पर उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन एबा का ड्रिंक पीने पर फोकस नहीं था, वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद एबा उस दिन गैरेज वाली बात का जिक्र किले से करती है। वो कहती कि जब उस ज़ॉम्बी की आंखों में उसने देखा था तो उसको एक अजीब सा फील हुआ, जैसे उनमें अभी भी कहीं न कहीं इंसानियत बची हो। किले तो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन एबा अपनी बात को जारी रखती है। वो कहती है कि अगर मिच भी ऐसी कंडीशन में हुआ तो शायद वापस से उसे नॉर्मल किया जा सकता है। खैर अगली सुबह एबा और किले फिर से ड्यूटी पर निकलते हैं। ये लोग एक और घर को चेक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही एबा दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है और अचानक ही दरवाजा खुलता है और वहाँ मिच खड़ा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बना हुआ था। वो एबा की तरफ आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी अचानक से एबा की आंख खुल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सिर्फ महज उसका एक बुरा सपना था। वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर का पर्दा खोलती है तो बाहर पूरा शहर तबाह हो रहा था। कुछ जगह आग चल रही थी, धुआं हवा में घुला हुआ था और ऊपर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से लगातार पेट्रोल कर रही थी। खैर बाद में एबा और किले एक गैरेज जैसी बिल्डिंग में लाशें ढूंढने के लिए जाते हैं। अंदर जाते ही किले की नजर एक सुंदर सी सुपर बाइक पर पड़ती है। उसे देखकर किले बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि इतनी पावरफुल बाइक को चलाने का मजा अलग ही है। यहाँ पर चेक करने से उन्हें पता चलता है कि ब्लास्ट से पहले यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। पार्टी करते वक्त लोग जिस तरह थे वो उसी तरह मारे गए। इसी वक्त एबा किले को अपना प्लान बताती है। वो बताती कि अगर वो दोनों बाइक पर अभी इज़नो रिजॉर्ट की तरफ निकलते हैं तो वो लोग जल्द ही टाइम से वापस आ सकते हैं और तो इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब वैसे तो किले ये रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन एबा के ज्यादा कहने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इसी गैरेज में एबा को एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो एक कोने में चुपचाप खड़ी होती है। एबा उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगी। वो इस बात से अनजान है कि वो उसके ऊपर अटैक भी कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता किले उसे तुरंत वापस बुला लेता। इसके बाद वो दोनों बाइक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। किले को इस खाली रोड पर बाइक चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो पूरे मजे करते हुए बाइक चला रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाते वक्त उन्हें सामने से एक मिलिट्री जीप आती हुई दिखाई देती है। दोनों बाइक स्लो कर एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। जीप से गुजरते वक्त सोल्जर रास्ते के साइड में खड़े एक ज़ॉम्बी को स्पॉट करते हैं और तुरंत ही उसे हेडशॉट मारकर वहीं पर मार देते हैं। इसके बाद वो वहां से निकल गए। उस ज़ॉम्बी को देखकर यहाँ पर एबा को मिच की याद आ जाती है। उसको डर लगता है कि अगर कहीं वो लेट हो गई तो शायद मिच को भी इसी तरह शूट कर ना मार दिया जाए। खैर आगे बढ़ते हुए जब वो लोग हॉवर्ड सिटी में घुसते हैं तब उन्हें हर तरफ आग और धुआं मिलता है। वो दोनों मास्क लगाकर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। शहर क्रॉस करने के बाद वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ एबा किले को मसाज देने लगती है और दोनों बात करने लगते हैं। किले एबा से मिच के बारे में पूछता है, तब एबा उसे मिच के बारे में सारी बातें बता देती है। इसके बाद एबा किले से पूछती है कि क्या इस ब्लास्ट में तुमने भी किसी को खोया है।
तब किले डायरेक्ट जवाब नहीं देता और बात को घुमा देता है। ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। किले जल्दी से अपने पास रखी एक चेयर उठाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी पीछे से एक गन शॉट की आवाज आती है। उस गन शॉट से वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा गया। किले और एबा देखते हैं कि उस गन को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सोल्जर था। वो सोल्जर इनके पास आकर इन्हें समझाता है कि जो ज़ॉम्बी ज्यादा समय तक जगे रहते हैं वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसके बाद वो सोल्जर उन्हें अपना नाम बताता है जो था राइली। वो एबा और किले से पूछता है कि वो दोनों यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहा है, उनका यहाँ पर होना अलाउ नहीं था। एबा सच बता देती है कि वो वॉलेंटियर है और वो अपने पति मिच को ढूंढने के लिए वुड ब्रिज की तरफ जा रही है। किले तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। राइली उनकी बात सुनता है लेकिन रूल्स तो रूल होते हैं। वो कहता है कि उन्हें वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वो एबा को एक रूम में लॉक कर देता है और किले को अलग से पूछताछ के लिए ले जाता है। खैर अब कुछ घंटे इसी तरीके से बीत जाते हैं। एबा उस रूम के फ्लोर पर ही सो जाती है। खैर अब कुछ देर बाद अचानक ही दरवाजा खुलता है। यहाँ पर राइली वापस आता है और एबा को बताता है कि किले वहाँ से भाग गया है। वो काफी देर से उसे ढूंढने में बिजी था लेकिन उसे किले कहीं पर भी नहीं मिला। राइली फिर एबा से बोलता है कि उसको वुड ब्रिज तक जाने के लिए एक सेफ रास्ता पता है। अगर एबा चाहे तो वो उसके साथ सेफली जा सकती है, लेकिन साथ ही वो उसे एक वार्निंग भी देता है कि अगर एबा को वहाँ पर मिच मिलता है तो उसकी जैसी भी कंडीशन होगी उसको उसकी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। राइली प्लान बताता है कि पहले उन्हें उसके घर जाना होगा कुछ जरूरी सप्लाईज लेने के लिए, उसके बाद वो वुड ब्रिज के लिए निकल सकते हैं। एबा को थोड़ी गड़बड़ लगती है क्योंकि किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है, लेकिन जब उसकी नजर राइली के हाथ पर शादी की अंगूठी पर पड़ती है तो उसे फील हुआ कि हाँ वो राइली के साथ सेफ है। इसके बाद वो राइली के साथ उसकी जीप में बैठ जाती है। खैर अब धीरे धीरे रात हो जाती है और कई घंटों तक लगातार सफर करने के बाद अब ये लोग फाइनली राइली के घर पहुंच जाते हैं। राइली उसको अंदर आके कुछ खाना खाने के लिए बोलता है। एबा अभी भी शक कर रही होती है लेकिन फिर भी वो उसके साथ अंदर चली जाती है। टेबल पर खाना खाते वक्त एबा का ध्यान अचानक ही एक फोटो फ्रेम पर जाता है। उस फोटो में राइली और उसकी पत्नी केटी मुस्कुराते हुए दिख रही होती है। एबा उस फोटो के बारे में पूछती है और वहीं से राइली धीरे धीरे करके अपनी कहानी बताना शुरू करता है। राइली बताता है कि उसकी पत्नी केटी ब्लास्ट से कुछ दिन पहले आइलैंड पर अपने घर आई हुई थी जबकि वो खुद मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी पर था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो दोनों अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये बोलते वक्त राइली की आंखों में आंसू होते हैं। वो आगे बताता है कि जैसे ही उसने ब्लास्ट की न्यूज सुनी तो वो बिना टाइम वेस्ट किए वापस से आइसलैंड पर आ गया, लेकिन जब वो केटी के घर पहुंचा तो सब लोग वहां पर ब्रेकफास्ट टेबल पर ही मरे हुए पड़े थे, जैसे एक सेकंड में ही जिंदगी थम सी गई हो। इसके बाद राइली ने केटी और उसकी पूरी फैमिली को एक पेड़ के नीचे दफना दिया। उसने अलविदा करने की तो कोशिश की लेकिन उसे लगता है कि उसने सही से केटी को अलविदा नहीं कहा। एबा यहाँ पर उसका दर्द समझती है लेकिन अब उसके अंदर भी बेचैनी है। वो जितनी जल्दी हो सके वुड ब्रिज तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो राइली से पूछती है कि क्या वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तब राइली उससे कहता है कि जाने से पहले मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एबा को लगता है कि कोई न कोई मदद होगी जो वो कर देगी, लेकिन राइली की रिक्वेस्ट तो बिल्कुल अजीब थी। वो चाहता था कि एबा थोड़ी देर के लिए केटी का रोल निभाए ताकि वो आखिरी बार अपनी केटी से अच्छी तरीके से अलविदा कह सके। एबा को ये चीज बहुत अजीब तो लगी लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती। अगर उसने मना किया तो शायद राइली उसके साथ जाने से मना कर दे, इसलिए एबा मान जाती है। राइली एबा को केटी के कुछ कपड़े देता है और उसे केटी की एक अंगूठी भी देता है। एबा कपड़े तो पहन लेती है लेकिन वो केटी की अंगूठी नहीं पहनती। तभी राइली वापस रूम में आता है। दोनों एक दूसरे के करीब आकर स्लो डांस करने लगते हैं। एबा को ये अनकंफर्टेबल तो लग रहा था लेकिन डांस के दौरान उसे अपने और मिच के ख्याल आने लगे। राइली भी यहाँ पर एबा को केटी मानते हुए उससे प्यार से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार ठीक से सॉरी भी नहीं कह पाया। लेकिन अब जब यहाँ पर राइली को ये पता चलता है कि एबा ने केटी की अंगूठी नहीं पहनी है तो उसका मूड अचानक ही बदल गया। वो एबा पर दोष जमाते हुए कहने लगा कि जल्दी से अंगूठी पहनो, चलो हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि डिटेलिंग होना जरूरी है। लेकिन इस बार एबा उसके साथ डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। वो राइली से मना कर देती है और उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जब राइली उसके साथ जबरदस्ती करता है तब एबा घबराहट में पास रखा फ्लोर बेस उठाकर उसको मार देती है। इसके बाद वो पास ही के एक रूम में जाकर अपने आप को अंदर से लॉक कर लेती है।
अंदर जाकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तोते उड़ गए। रूम के अंदर केटी मौजूद थी, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। राइली ने उससे झूठ बोला कि उसने केटी को दफना दिया था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि केटी प्रेग्नेंट थी। बाहर राइली की आवाज आती है। वो चिल्लाता है कि केटी अभी भी जिंदा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर एबा जल्दी से खिड़की से कूद जाती है और बाहर भागने लगती है। बाहर आकर उसकी नजर राइली की जीप पर पड़ती है। उसको याद आता है कि राइली ने उसकी गाड़ी की चाबी डाइनिंग टेबल के पास रखी थी। रिस्क लेते हुए एबा फिर से घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है और चाबी ले लेती है, लेकिन राइली उसको देख लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। एबा भागते हुए गैरेज में घुस जाती है, लेकिन वो गैरेज भी काफी ज्यादा डरावना था। वहाँ कई ज़ॉम्बीज़ को चेन से बांध कर रखा हुआ था। एक बोर्ड पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं जो हिंट देते हैं कि राइली शायद कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब एबा के दिमाग में एक रिस्की प्लान आता है। वो राइली के सामने वापस आती है और केटी की तरह बर्ताव करने लगती है। वो कहती है कि उसकी अंगूठी खो गई है, अगर वो ढूंढ ले तो वो दोनों दोबारा से डांस कर सकते हैं। राइली उसकी बात मान लेता है और उसके साथ बाहर आ जाता है। अब जैसे ही राइली उसको हक करता है तब एबा पीछे छुपा हुआ चाकू निकालकर उसे स्टैब कर देती है, जिससे राइली नीचे गिर गया। और एबा तुरंत जीप की चाबी लेती है और जीप में जाकर उसे स्टार्ट कर वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले उसकी नजर दूर खड़ी केटी पर पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बी थी। उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर एक सेकंड के लिए तो मानो एबा एकदम डर सी गई हो, लेकिन फिर इसके बाद वो वहां से जीप लेकर निकल जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रिसोर्ट में आने से पहले एबा और मिच के बीच काफी अनबन हो चुकी थी। खैर अगली सुबह एबा गाड़ी में ही सोई रह जाती है, लेकिन अब गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, इसलिए मजबूरन वो हाथों में एक कुल्हाड़ी लेकर पैदल ही आगे चलने लगी। रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर एबा बड़ी मुश्किलों से उससे बचती है और उसे मार देती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कारबैन दिखाई देती है जहाँ एक पूरी फैमिली की लाशें पड़ी हुई थी। एबा उन बॉडीज को बाहर निकालकर वहीं अपनी पूरी रात गुजारने का फैसला करती है। रात को उसे अचानक से किसी की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बाहर उस फैमिली का पिता था, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। वो बाहर एक गड्ढा खोद रहा है। एबा उसे देखकर समझ जाती है कि वो अपने परिवार को दफनाना चाहता है, तो ये देखकर एबा भी उसकी इस काम में मदद करती है। एक एक कर वो दोनों सभी को गड्ढे में रखते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी भी खुद भी गड्ढे में खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो एबा की तरफ देखता है। एबा उसका इशारा समझकर उसके सर पर वार करती है और उसे भी उसके परिवार के साथ दफना देती है। खैर अगली सुबह अब आखिरकार एबा रिसोर्ट पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो एक एक रूम को चेक करती है। एक दरवाजे पर उसे डो नॉट डिस्टर्ब का नोट दिखाई देता है। रूम खोलने पर उसे मिच की लाश मिलती है। अपने सामने मिच को मरा हुआ देखकर वो वहीं पर रो पड़ी, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि रूम में 2 वाइन गिलासेस हैं और एक औरत का आईडी कार्ड भी वहां पर पड़ा हुआ है। बाथरूम में उसे मिच की वेडिंग रिंग मिलती है, जो कि मिच ने निकाल दी थी। तब एबा को ये पता चलता है कि मिच उसे चीट कर रहा था। गुस्से में वो मिच की लाश पर ही जाकर चिल्लाने लगी, पर तभी वहां पर किले आकर उसे किसी तरीके से संभालता है। बाहर जाकर एबा किले को अपनी कहानी बताती है। फेल्ड प्रेगनेंसी अटैम्प्ट के बाद एबा IVF करना चाहती थी, लेकिन मिच इस बात के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। इसी दौरान एबा ने एक दूसरे आदमी के साथ हुकअप कर लिया था, लेकिन फिर एबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिच को सारी बातें सच बता देती है। वो उम्मीद कर रही थी कि वो दोनों वापस से अपनी इस प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे, लेकिन अब वो मौका भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्ले भी उसको अपनी कहानी बताता है। उसकी पत्नी ब्रिजगेट और उसकी बेटी हैना वहीं रहते थे, पर अपनी बुरी आदतों की वजह से वो उनका भरोसा खो चुका था। फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अब देर हो चुकी है। शाम को ये दोनों अपने अंदर के दर्द को कुछ दूर करने के लिए स्विमिंग पूल में कुछ वक्त बिताते हैं। दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। अगली सुबह एबा अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है और इसके बाद एबा और किले मिलकर मिच की लाश को एक नाव में चलाकर समुद्र में बहा देते हैं। इसके बाद दोनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में केटी के घर के पास उन्हें केटी दिखती है, जो कि खेत की तरफ इशारा कर रही होती है। एबा तुरंत गाड़ी से उतरकर उस डायरेक्शन की तरफ दौड़ती है जहां उसे पत्थरों के बीच एक बेबी मिलता है, जो कि केटी का बच्चा था। एबा और किले उस बेबी को अपने साथ ले जाते हैं। अब एबा इस बेबी को अपने साथ ही रखेगी, क्योंकि बच्चे पालने का सुख जो उसे कभी भी नहीं मिल पाया, अब वो केटी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर अच्छी तरीके से उसे पाल सकती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
वैसे इस मूवी में देखा जाए तो हर किसी ने अपना कुछ ना कुछ खोया ही था। एक महामारी की वजह से अपनी फैमिली को खोने का जो दर्द होता है, उस दर्द का हम या तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही सेम दर्द लोगों को रियल वर्ल्ड में भी मिला था कोविड-19 की वजह से, जब बहुत से लोगों ने अपनी अपनी फैमिलीज खो दी थी। तो आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।